हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिक होते हैं ना, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। उनके लिए हमारे पास कुछ पद्धतियां हैं, उनसे हम कार्बन यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहली पद्धति है रूट पद्धति। कौन सी पद्धति है? रूट पद्धति। इसमें क्या होता है, जो कार्बन यौगिक होते हैं वो कार्बन यौगिक होते हैं ना, जो कहां से प्राप्त होते हैं, उनके उद्गम स्थल के आधार पर उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे हमारा मेथेन होता है, तो ये क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है? मार्सी गैसों से प्राप्त होता है। मार्सी स्थानों से प्राप्त होता है। कौन से स्थानों से प्राप्त होता है? मार्सी स्थान इनके होता है दलदली भूमि। कौन सी भूमि? दलदली। जो मेथेन होता है वो हमें दलदली भूमि से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। अतः जो मेथेन का जो रूट नाम है वो क्या होगा? मार्स स्थान से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? मार्स गैस। कौन सा होगा? मार्स गैस। पहले इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता था, परंतु आधुनिक जो अपनी पद्धति है, आधुनिक जो कार्बन यौगिकों की नामकरण की पद्धति है, उसके अनुसार इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया, मार्स गैस। इसको अपन लिखते कैसे हैं? CH4 से लिखते हैं इसे। ये रूट पद्धति के अंदर ओनली फॉर उसकी डेफिनेशन, और ये एक जो उदाहरण है ये याद रखना है। किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं, परंतु आपको ये एक ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक ही उदाहरण पूछा जाता है। रूट पद्धति में क्या होता था कि जो कार्बनिक यौगिक थे वो कहां से, प्राकृतिक स्थान होते हैं उनसे, जहां से वो प्राप्त होते हैं उनके आधार पर या उनके गुणों के आधार पर उनका नाम रखा जाता था रूट पद्धति के अंदर। जो हमारी दूसरी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके व्युत्पन्न के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है, सरल यौगिक, जैसे अपन मान लो CH4 क्या होती है? मेथेन होती है। उस सरल यौगिक का इसका अगर अपन व्युत्पन्न करें, व्युत्पन्न कैसे करते हैं? CH3, ये इसका व्युत्पन्न होता है। ये इसका क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा? ट्राइमेथिल मेथेन। तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा? CH4 मेथेन का ट्राइमेथिल मेथेन हो जाएगा। इस व्युत्पन्न पद्धति की जो अपने परिभाषा देखी थी, क्या थी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके व्युत्पन्न के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। इसकी भी आपको परिभाषा पूछेगा परीक्षा में, और आपको ये एक उदाहरण याद रखना है। किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनको भी आप देखकर समझ सकते हैं। और जो अपनी जो तीसरी मेन नामकरण की पद्धति है कार्बनिक यौगिकों की, जिससे सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है, वो पद्धति है IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति है? IUPAC। ये जो IUPAC पद्धति है, इसका पूरा नाम क्या है? I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होगा। इसके अंदर जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसमें से हम पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनके जो नामकरण करते हैं वो हमें 10वीं क्लास में पूछेगा। 10th स्टैंडर्ड का हम पढ़ेंगे सरल कार्बनिक यौगिक कैसे क्या होते हैं। एल्केन,
एल्कीन, और एल्काइन। इनका नामकरण सीखेंगे हम। इसके अंदर जो सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं ये तीनों, इनके नामकरण के लिए कुछ प्रमुख नियम है। जैसे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है उसके आधार पर इसका क्या लिखते हैं, इसका पूर्व लगन लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। और जो उस कार्बनिक यौगिक में जो बंध होता है कार्बनिक यौगिकों के मध्य उसके आधार पर इसका अनुलग्न लिखते हैं। पहला नियम क्या था कि कार्बनिक जो कार्बन है कार्बन की संख्या के आधार पर हम क्या लिख लेते हैं, उसका पूर्व लगन लिख लेते हैं। और जो कार्बन के मध्य बंध है उनके आधार पर हम क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे। यह दूसरा इसका नियम है। और जो पूर्व लगन है और अनुलग्न है उन दोनों को मिलाकर हम क्या प्राप्त करेंगे, एक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे कि मतलब पूर्व लगन कैसे लिखते हैं। मतलब जैसे अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, तीन कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, चार होगा तो क्या लिखेंगे, पांच। जैसे एक कार्बन हो, जैसे पहले थी मेथ। अगर एक कार्बन है किसी कार्बनिक यौगिक में तो क्या लिखेंगे, मेथ। दो है तो लिखेंगे एथ, तीन है तो लिखेंगे प्रो, चार है तो लिखेंगे ब्यूट। और अगर पांच कार्बन होते हैं तो उन्हें क्या लिखते हैं हम, पेंट। और पेंट लिखेंगे में एक प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। अगर छह कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे हेक्स। अगर सात होंगे तो लिखेंगे हेप्ट। आठ होंगे तो लिखेंगे हम ओक्ट। क्या लिखेंगे, आठ कार्बन होंगे तो ओक्ट लिखेंगे। और अगर नौ होंगे तो लिखेंगे हम नॉन। और 10 होंगे तो हम लिखेंगे डेक। तो हम इसे सीरियल वाइज याद कर सकते हैं ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। ये तो अपने कार्बन के अनुसार हो गया। कार्बन कितने कार्बन पाए जाते हैं कार्बन यौगिक में उसके अनुसार हम ये क्या लिखते हैं, हम पूर्व लगन लिखते हैं। अनुलग्न के लिए बंध के हिसाब से कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है उसके आधार पर उसे क्या लिखते हैं, हम अनुलग्न लिखते हैं। जैसे अगर कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध है। कौन सा बंध है, एकल बंध। एकल बंध है तो हम क्या लिखेंगे, हम लगाएंगे एन लगाएंगे। और अगर द्विबंध है तो द्विबंध है तो हम ई लगाएंगे अनुलग्न में। और अगर त्रिबंध है तो आई लगेंगे, आई। ये था मतलब बंध के अनुसार क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। अगर एकल बंध होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और द्विबंध होगा तो क्या लगाएंगे, ई। और त्रिबंध होगा तो क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। आईयूपीएस पद्धति के अंदर एल्केन का नामकरण, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें जो एल्केन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम। एल्केन यौगिक होते हैं उनका, एल्केन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN H2N+2। ये जो एल्केन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक उनका एक सामान्य सूत्र होता है। मतलब जितने मतलब कार्बन की मतलब जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या किस प्रकार होगी, n की डबल और फिर 2 जोड़ देंगे उसके अंदर। इस प्रकार ये एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। और एल्केन से जो हम जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो नामकरण के लिए कुछ प्रमुख नियम है, वो नियम पढ़ेंगे हम। पहला नियम है उसके अंदर कि जो हमारी जो मुख्य श्रृंखला होती है, मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे मिली हुई जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, कार्बनिक यौगिकों से जुड़ी हुई जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी ना वो हमारी मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। और उस मुख्य श्रृंखला के बाहर अगर कोई सा यौगिक है तो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापित कहलाएगा।
और मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन हम करेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा जो लंबी बन रही है श्रृंखला उसे हम मुख्य श्रृंखला का नाम दे देंगे। और उसके बाद कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा। अब जब हम नामकरण करते हैं तब उन्हें जब लिखते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे प्रारंभ में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व लगन लिखना कहते हैं। और जो कार्बन की संख्या होती है, जितने कार्बनिक यौगिक होंगे उसमें श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में, उसके आधार पर हम क्या लिखेंगे? अनुलग्न लिखेंगे। और जो पूर्व लगन और अनुलग्न को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? अपना कार्बनिक यौगिक बन जाएगा। दूसरा भी हो गया अपना। तीसरा है, जो तीसरा है हमारा, उसमें क्या है? अगर ना एक मुख्य श्रृंखला है उसके अंदर एक से अधिक प्रतिस्थापी है और वो प्रतिस्थापी क्या है? समान है। अगर समान प्रतिस्थापी है, जैसे अगर एक प्रतिस्थापी हुआ, दो प्रतिस्थापी समान हुए, तीन प्रतिस्थापी समान हुए, चार प्रतिस्थापी समान है, पांच है, तो इन्हें पांच प्रतिस्थापियों को एक साथ कैसे लिखेंगे? इनके लिए हम पहले पूर्व लगन क्या लगा देंगे? मोनो डाई अगर प्रतिस्थापी समान है तो हम मोनो लगाएंगे, अगर दो प्रतिस्थापी समान है तो हम डाई लगाएंगे, तीन प्रतिस्थापी समान है तो ट्राई लगाएंगे, चार अगर तो समान चार प्रतिस्थापी आ गए तो हम पूर्व लगन क्या कर देंगे? ट्रेटा। उसके बाद में प्रतिस्थापी का नाम लिख देंगे। और पांच प्रतिस्थापी समान आ गए तो पेंटा, छह आ गए तो हेक्सा, सात आ गए तो हेप्टा, आठ आ गए तो ओक्टा, नौ आ गए तो नोना, 10 आ गए तो डेका। ये प्रतिस्थापी का मतलब अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी होंगे तो हम इस प्रक्रिया द्वारा उनका नामकरण करेंगे। और अगर कोई श्रृंखला है, कार्बनिक यौगिक की कोई श्रृंखला है, उसके अंदर ये चौथा टॉपिक हमारा पांचवा टॉपिक है कि भाई ये तीसरा था, ये चौथा टॉपिक है कि अगर कोई श्रृंखला है उसके अंदर अगर दो प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो हम दोनों प्रतिस्थापियों में से पहले प्रतिस्थापी का कौन से का नाम लिखेंगे? तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापी को हमेशा कम अंकन देते हैं। जैसे कि अगर दो प्रतिस्थापी है, उन दोनों प्रतिस्थापियों में अंग्रेजी वर्णमाला का जिसमें पहला अक्षर आ रहा होगा, दोनों प्रतिस्थापियों से, जैसे अपना जैसे प्रतिस्थापी एक हो गया, जैसे क्लोरो, एक प्रतिस्थापी हो गया क्लोरो और एक हो गया ब्रोमो, है ना? तो इन दोनों प्रतिस्थापियों में से पहले नाम किसका लिखेंगे? ब्रोमो का लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहला अक्षर है पहले ही आता है ब्रोमो, और क्लोरो बाद में आता है सी, इसलिए ये मतलब ब्रोमो के बाद में क्लोरो लिखेंगे। और जो हमारा पांचवा टॉपिक है प्रतिस्थापी के नामकरण का, एल्कीन श्रेणी के अंदर जो हमारा पांचवा टॉपिक है नामकरण के लिए, वो क्या है कि जो प्रतिस्थापी होते हैं उन प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद में और प्रतिस्थापी और नाम के मध्य जो हम चिन्ह लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी के नाम और अंक के मध्य हाइफन का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगता है? हाइफन का। ये हाइफन का चिन्ह है, इसे बोलते हैं हाइफन का चिन्ह। आगे बढ़ेंगे हम कैसे लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और जो दो अंक होते हैं उन दोनों अंकों के मध्य किसका चिन्ह लगता है? कोमा का। कोमा लगता है अगर दो अंक हो तो, और अंक और नाम के मध्य किसका चिन्ह लगेगा? हाइफन का लगेगा। ये हमारा पांचवा टॉपिक था। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। एल्कीन के नामकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कार्बन हो गया, इसके चारों ओर क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि चार हाइड्रोजन से इसकी क्या होगी? संयोजकता पूर्ण हो जाएगी, तो चार हाइड्रोजन रहेंगे। ये एक ही श्रृंखला है, कार्बन युक्त तो ये एक श्रृंखला ही है, तो इसमें प्रतिस्थापी तो कोई दिख ही नहीं रहा अपन को। ओनली फॉर तो प्रतिस्थापी लिखेंगे नहीं हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ये जो कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें एक कार्बन की संख्या है, और अगर एक कार्बन की संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं? आपको पहले बताया गया था, आपको पहले सारणी बताई थी, अगर एक कार्बन होता तो हम क्या लिखते हैं? मेथ लगाते हैं। दो हो तो एथ, तीन हो तो प्रो, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट। इस प्रकार हम लगाते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो हम क्या करेंगे? मेथ। और इसके साथ क्या जुड़ेगा? एकल बंध है, एकल बंध होता तो हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। तो ये एल्कीन, एल्कीन श्रेणी में एल्कीन
एल्केन श्रेणी पढ़े थे हम, एल्केन में क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी एन जुड़ जाएगा, तो मेथ के साथ एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे देखते हैं मेथ के साथ क्या जोड़ना है, हमको एन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। इसका पहला उदाहरण था, हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। एक दो तीन और ये कुछ क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 1 2 3 ये 4। अब इसमें कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, और एथ के साथ क्या जोड़ देंगे, एल्केन का एन जोड़ देंगे, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन। ये दूसरा उदाहरण हो गया। और देखते हैं जैसे तीसरा उदाहरण, अगर 3 कार्बन हो, आपको परीक्षा में ऐसे दिया रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा। नामकरण के लिए हम क्या देखेंगे, अपन ने देख लिया कार्बन की संख्या चाहिए, अपन को कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप हो गया, प्रोप, और अगर एकल बंध है इन सभी के मध्य, तो प्रोप के साथ क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, प्रोप के साथ एन जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रोप प्लस एन, क्या हो गया, प्रोपेन। ऐसे अगर यहाँ पे 4 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन होते तो हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, और ब्यूट के साथ क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ब्यू पेन हो जाएगा। ये से आपको सिंपल उदाहरण पूछेगा और आपको क्या क्या लिखना है, जो ये दी रहेगी आपको ये श्रृंखला, उसका आपको ऐसे नामकरण करना है। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी है जो निम्नलिखित है, इनको आपको याद करना है। अब हम प्रतिस्थापी के आधार पर देखिए एक नामकरण करते हैं, तो जैसे ये हो गए अपने, जैसे कार्बन की संरचना दी हुई रहेगी आपको, जैसे आपको अगर कार्बन की ये संरचना दे दी है और इसका आपको नामकरण करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये है, और आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे लोगे ऐसे लोगे, एक ही बात है। हम ऐसे पहले इनको अंकन कर देते हैं, एक अंक इसको दिया, 2 3 4, और अंकन हम इधर से नहीं कर सकते हैं, इधर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापी किधर आ रहा है, प्रतिस्थापी इधर आ रहा है, और प्रतिस्थापी जिधर से पहले आता है उधर से हम अंकन करते हैं। अगर प्रतिस्थापी इधर आ रहा होता तो इधर से अंकन करते हैं, परंतु प्रतिस्थापी 2 पे आ रहा है यहाँ पे, तो हमने इधर से अंकन किया। तो हमें क्या लिखना है, पहले प्रतिस्थापी लिखना है, ये प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथिल, मेथिल। और अब देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं, मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट के साथ क्या जोड़ देंगे, एन, ब्यूटेन। तो इसका नामकरण हो गया, इस संरचना का नाम क्या हो गया, इसका श्रृंखला का इसका नाम क्या लिख देंगे हम, मेथिल ब्यूटेन। और जो हमारे प्रतिस्थापी है, ये कितने अंक पे आ रहा है, 2 अंक पे आ रहा है, तो हम इसके क्या लगा देंगे, 2, और अंक और इस अंक और नाम के मध्य हम किसका चिन्ह का उपयोग करते हैं, हाइफन का, तो हाइफन का लगा दिया, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, देखिए जैसे कि हमें ये श्रृंखला दी हुई है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले हम सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चयन किधर, मुख्य श्रृंखला का जो हम चयन करेंगे वो कैसे करेंगे, जिधर से सबसे पहले प्रतिस्थापी आ रहा है उधर से करेंगे। अब देखते हैं, जैसे इधर से करते हैं, पहले इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो प्रतिस्थापी यहाँ पे 2 पे एक प्रतिस्थापी आ रहा है, परंतु यहाँ पे 4 पे कितने आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। अगर हम इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 पे 2 प्रतिस्थापी आ जाएंगे, इधर से करेंगे तो 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, परंतु उधर से कर रहे हैं तो हम 1 प्रतिस्थापी आ रहा है। अच्छा, हम इधर से करेंगे अंकन, मुख्य श्रृंखला का अंकन इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से किया तो 2 पे 2 प्रतिस्थापी आ गए, उधर से कर रहे थे हम तो क्या आ रहा था, 1 प्रतिस्थापी आ रहा था, इसलिए हमने अंकन किधर से किया, इधर से किया। अब देखो कितने आ रहे हैं प्रतिस्थापी, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, और तीनों प्रतिस्थापी समान है, तो हम कौन से किसका उपयोग करेंगे, 3 प्रतिस्थापी आते तो मोनो डाई ट्राई, किसका उपयोग करेंगे, ट्राई का उपयोग करेंगे, ट्राई का उपयोग करेंगे। एक तो 2 पे 2 प्रतिस्थापी है, तो ये 2 लिख दिया, और एक इस पे 4 पे, 2 पे 4 पे है, इन दोनों अंकों के मध्य कॉमा लगा दिया, और अंक और
नाम के मध्य हल्का लगा दिया। 2 4 ट्राई ट्राई पे ये क्या है, ऐसे क्या कहते हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं। 2 4 ट्राई मेथिल। और कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 5 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं पेंट, और पेंट की क्या लगा देंगे हम एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे 2 पे कितने आ रहे हैं प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो 2 पे 1 प्रतिस्थापी हो गया, अपन 2 प्रतिस्थापी 1 2 इसके लिए 1 2 इसके लिए, और 4 पे ये वाला प्रतिस्थापी 4 पे ये, तो कैसे लिख दिया हमने नाम से, पूरा नाम क्या हो गया इस पूरी श्रृंखला का, 2 4 हाइफन ट्राई मेथिल पेंटेन। आशा आपने अगर पहले प्रतिस्थापियों के नामकरण के लिए आपने सारे नियम याद कर लिए होंगे तो आपको ये नामकरण करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आपके किताब में और भी उदाहरण दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करना। अगर नहीं आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं एल्कीन वाले, उनका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n, ये इनका सामान्य सूत्र हो गया। और ये जो एल्कीन के जो सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पहले पढ़ा था सारणी में। और जो ये सारे होंगे एल्कीन के नामकरण में जो भी हम पढ़ेंगे उनमें जो भी कार्बन आएंगे उनके मध्य कैसा बंध होगा, द्विबंध होगा। सभी कार्बन के मध्य जो कार्बन आएंगे इसके अंदर एक ना एक कार्बन, 2 कार्बनों के मध्य तो द्विबंध आएगा ही आएगा, वरना ये द्विबंधी नहीं कहलाएगा, तो ये एल्कीन में नहीं आएगा, फिर द्विबंध पाया जाएगा। और इसके नामकरण के लिए कुछ प्रमुख नियम है, जैसे क्या है, पहला नियम है कि हमारा जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किधर से करते हैं, जिधर से द्विबंध युक्त जो हम द्विबंध आता ना, जिधर से द्विबंध सबसे पहले आ जाता है, जैसे द्विबंध को कम अंक मिले, मतलब एक ऐसे नाम देंगे हम 1 2 3, तो नामकरण करते समय हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मतलब कम अंक एक, या तो 1 पे आ जाए द्विबंध या 2 पे आ जाए। हम ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा प्रतिस्थापी को कम अंकन देंगे। उदाहरण में आप और अच्छे से समझ जाओगे। और प्रतिस्थापी को अंकन देने के बाद में क्या करेंगे, हम जो प्रतिस्थापी होगा उस प्रतिस्थापी को पहले लिख देंगे, प्रतिस्थापी के अनुसार फॉर्मूला में लिख देंगे, और जो बाकी नियम है वो सारे एल्केन के जो हमने नामकरण के नियम पढ़े थे उसके अनुसार ही चलेगा। बस इसमें क्या करना है, जो द्विबंधु जिधर से कम अंक मिलेंगे उधर से मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये सब समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे 2 कार्बन तो होंगे इसमें 2 कार्बन तो आवश्यक है। इस अगर आपको एल्कीन नामकरण का कोई उदाहरण पूछेगा तो उसमें 2 कार्बन दिया हुआ रहेगा, और 2 कार्बन के मध्य द्विबंध तो हो गए, चलिए 2 बंध यहाँ पे हो गए, 2 और 1 4, 2 और 1 3 3 4 हो गए, 2 1 3 1 4। तो इसका नामकरण करते समय हम पहले श्रृंखला, तो इसमें श्रृंखला प्रतिस्थापी है ही नहीं है, ये मुख्य श्रृंखला ही है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे, मेथ एथ लिख दिया। द्विबंध है तो प्लस क्या कर देंगे, इन कर देंगे, तो इनको मिलेंगे तो हो जाएगा एथीन, क्या हो गया एथीन। अब जैसे देखते हैं और उदाहरण देखते हैं, ये द्विबंध हो गया, उनके मध्य एकल बंध हुआ, जैसे 2 2 4 में इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो प्लस ई प्रोपीन, इस प्रकार इसका नामकरण कर देंगे। अब जैसे इसकी ये सिंपल उदाहरण पूछेगा आपको परीक्षा में, और जैसे थोड़ा कठिन उदाहरण देखते हैं तो इसमें जैसे कैसे करेंगे हम नामकरण, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चयन किधर से करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। अगर इधर लिखते हैं 1 2 3, तो इधर तो द्विबंध 2 पे आ रहा है, पर इधर से करेंगे अगर इधर से करते हैं तो 1 पे आ जाएगा द्विबंध, तो इधर से करेंगे हम 1 2 3। अब इसमें प्रतिस्थापी कौन सा रह गया, ये प्रतिस्थापी हो गया। इस प्रतिस्थापी के लिए हम इसका नाम क्या है, और ये कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे क्या आ रहा है, ये प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 2 मेथिल हो गया। और इसमें अब लिखेंगे अनुलेखन लिखेंगे, इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रो के साथ द्विबंध तो क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, प्रोपीन। इस प्रकार इसका नामकरण कर देंगे। आपने नियम पढ़े होंगे तो आपको ये आसान लग रहा होगा, एक बार अच्छे से नियम याद कर ले पहले। और जैसे इसका और कठिन उदाहरण देखते हैं,
जैसे ये एक और श्रृंखला दी हुई है, इसका नामकरण करना है, तो पहले प्रतिस्थापियों इधर से कम मिलेंगे, इधर से मिलेंगे कम, 1 2, अब चाहे इधर जाओ या उधर जाओ एक ही बात है, 1 2 आपकी मर्जी, उधर चले जाना, 1 2 3 4। ये कौन सी हो गई अब अपनी, ये होगी अपनी मुख्य श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। मुख्य श्रृंखला के बाद कौन सा प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं हम, ये प्रतिस्थापी कितने पे है, 2 पे है, 2 पे कौन सा प्रतिस्थापी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल, 2 एथिल। और जो अपना ये द्विबंध कितने पे, 1 पे है, 1 के ऊपर द्विबंध है, और कितने कार्बन, कितने 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन आते हैं तो क्या लिखते हैं हम, मेथ प्रो ब्यूट, ब्यूटीन हो जाएगा, इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पूरे का 2 एथिल 1 ब्यूटीन। ये इसका नामकरण हो गया इस श्रृंखला का, सिंपल लगा हुआ आपको काफी। अब हम पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, एल्केन का नामकरण, फिर पढ़ा हमने एल्कीन का नामकरण, अब पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2। एल्केन में क्या था, माइनस की क्या प्लस था, बाकी सूत्र ये ऐसा कैसे था। और एल्कीन में क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस 2 कुछ भी नहीं था, ओनली कोड यही रह गया। और एल्केन में क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस लग गया और 2 लगा दिया, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। और इसके अंदर भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही आएंगे सारे, और इसके अंदर भी 2 कार्बन तो आवश्यक है, क्योंकि 2 कार्बन में त्रिबंध तो आने चाहिए, पूरी श्रृंखला में एक जगह तो त्रिबंध आने चाहिए जब वो एल्काइन श्रेणी के कार्बन कहलाएंगे। और जो इसका जो हम लगाएंगे, जैसे उनमें हम लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, एल्कीन में क्या लगा रहे थे, इन लगा रहे थे, वैसे ही एल्काइन में क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइन। ठीक है, इसके नामकरण के लिए भी कुछ प्रमुख नियम है। जैसे पहला नियम है कि जो हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, उस मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और त्रिबंध मतलब अंकन की दर से, और जो मुख्य श्रृंखला हो जाएगी उसके बाद उस मुख्य श्रृंखला को अंकन की दर से करेंगे जैसे त्रिबंध को सबसे कम अंक मिले। और बाकी नियम इसके एल्कीन के जो हम नामकरण के नियम थे या एल्केन के नामकरण के नियम थे उसके अनुसार ही बाकी नियम चलेंगे इसमें भी। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, प्रमुख उदाहरण। जैसे कि पहला उदाहरण है, इसका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो मेथ 1 हो गया, 1 के क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथाइन, इतना हो गया इसका। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे अब 3 कार्बन देंगे, इसका नामकरण करेंगे तो हम देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, मेथ प्रो, त्रिबंध है तो प्रोपाइल, इसका नामकरण हो गया। ज्यादातर इसके अंदर सिंपल उदाहरण पूछेगा आपको, और अगर कठिन उदाहरण भी देखें, कठिन उदाहरण भी पूछ ले तो वो भी याद रखने हैं अपन को। जैसे कठिन उदाहरण देखते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे आपको सारे किताब के जो कठिन उदाहरण है वो बताना चाह रहे हैं, ताकि आप इन्हें समझ जाओगे तो सिंपल वाले कर दोगे। जैसे कि ये दे रखा है हमें हाइड्रोकार्बन, इसका किस नामकरण करेंगे, इसमें सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापित आएंगे, ये मुख्य श्रृंखला यही होगी। अब क्या देखते हैं, इसमें सिर्फ त्रिबंध को इधर से कम अंक मिल रहे हैं, इधर से देंगे अंकन तो भी 1 पे ही त्रिबंध आ जाएगा, उधर से देंगे तो भी 1 पे त्रिबंध आ जाएगा, तो हम इधर से भी दे सकते हैं। जमाना इधर से दिया आपने है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की क्या लिखते हैं हम, पेंट 5 कार्बन है, पेंट आ गया, और इसके साथ क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, पेंटाइन। अब देखते हैं, त्रिबंध पहले 1 पे था, 1 पे त्रिबंध हो गया, 1 किस पे, 4 पे त्रिबंध, 4 पे, तो इन अंक और नाम के मध्य क्या लगेगा, हाइफन, तो 1 4 हाइफन पेंटाइन, ये इसका नामकरण हो गया। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चलिए श्रृंखला देखते हैं, इसके अंदर हम जैसे देंगे अंकन किधर से करेंगे, मुख्य श्रृंखला, तो मुख्य श्रृंखला पहले पहचानते हैं हम, तो ये होगी मुख्य श्रृंखला, तो लंबी की लंबी, और इधर से प्रतिस्थापी इधर से करेंगे तो हम 1 2 3 पे आ रहा प्रतिस्थापी, ये बंद इधर से 3 पे आ रहा है इधर से, और इधर से देखते तो 1 2 पे आ रहा है त्रिबंध, तो इधर से करेंगे हम अंकन 1 2 3 4 5। और अब पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी कितने पे है, 4 पे है, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मेथिल, और त्रिबंध कितने पे, 2 पे,
और कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए। पेंटाइन, 4 मिथिल 2 पेंटाइन। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले पार्ट में आपको जो पार्ट मिल रहा है थोड़ा सा वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करें।